गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि इस कोरोना की सेकेंड वेव में आप सभी घर पर सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई अनवरत आप जारी रख रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ हम, चूँकि जब तक ऑनलाइन क्लासेस चली तब और जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस कॉलेज में चली तब हम अपना कोर्स ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसीलिए मुझे अब लगता है कि एक रिवीजन का टाइम अब अच्छा समय आपके लिए रिवीजन के लिए हो सकता है। चूँकि हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए हमें कॉलेज का पैटर्न से हम पूरी तरह वाकिफ़ नहीं। हालांकि पिछले वीडियोस में और जब क्लासरूम में हमने बात की तब मैंने इसे आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं एक पेपर, जो पिछले साल का एक पेपर है, वो आपके सामने डिस्कस करूँगी, जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो कि किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है, किस तरह से लिखना है। तो ये पेपर जो मुझे मिल पाया है वो 2019 का है, पार्ट फर्स्ट का। देख सकते हैं आप कि इसमें लिखा है प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व रोल नंबर लिखिए और प्रत्येक खंड में कम से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न अनिवार्य है। तो पहला प्रश्न, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये पहला प्रश्न अनिवार्य प्रश्न है, जिसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो कि मैप से रिलेटेड है, जिसमें मानचित्र में आपको जो लोकेशंस दिखाई गई हैं उनको लोकेट करना है। इसमें जब क्लासरूम में हमने बात की थी, इसका मैं एक अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम फिर से बात करेंगे जो मैप में किस तरह मैपिंग करनी है। ये आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। नदी हमें कैसे बनानी है, पर्वत कैसे बनाना है, इसका भी मैं रिविजन करके उसको आपको पूरी तरह पीपीटी पर बताऊंगी उसको। और जो इसका सेकेंड पार्ट है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं पांचना डैम। तो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें राजस्थान के मैप में डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में, जिसमें जिलों की सीमा दी गई हो, उसमें आपको इनको लोकेट करना है। जिसका ये फ़ायदा होगा कि अगर ये प्रश्न एमसीक्यू में आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है, तो अगर उसका जिला पूछ लिया जाए किस जिले में है और किस नदी पर है, तो हमें ये 2 प्रश्न एक प्रश्न करने से, मानचित्र पर करने से, हमें इसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू के हैं वो भी हमारे तैयार होंगे। इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री वाला पॉलिटिकल मैप है राजस्थान का, मैं हर बार कहती हूँ, फिर से कह रही हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री वाले मैप में, पॉलिटिकल मैप में राजस्थान के इनको लोकेट करिएगा। आबू पर्वत, मेहरानगढ़, नाथ्रा की पाल, नाथद्वारा, भटनेर फोर्ट, बाणगंगा नदी, राजमार्ग। राजमार्ग आपको जिस जिले से शुरू होकर के जहाँ तक जा रहा है उसमें एक लाइन खींचते हुए, और ये लाइन हमें स्केल की सहायता से नहीं खींचनी है, फ्री हैंड लाइन बनानी है। रणकपुर जैन टेम्पल, पुष्कर झील, इस तरह से जो प्लेस, जो कि एक निश्चित स्थान है, उसे हम एक डॉट के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि वो स्थान, वो प्लेस एक डॉट के माध्यम से प्रदर्शित होगा। नदी होगी वो फ्री हैंड लाइन के द्वारा प्रदर्शित होगी। और अगर पर्वतीय भाग है तो वो भी फ्री हैंड लाइन के द्वारा, जो अरावली जैसी श्रृंखला है, तो हम फ्री हैंड लाइन के द्वारा ही कहाँ से शुरू होकर कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट तक ये स्थान, उसका मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है, उसको हम उसी फ्री हैंड लाइन के द्वारा दिखाएंगे। इसी तरह से दूसरा प्रश्न जो आता है, इसका पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का जो दूसरा सब पार्ट है बी, उसमें ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस तरह से आते हैं जिनका हमें सही उत्तर पता होना चाहिए। या तो हमें पता है या नहीं पता है। ये हमें तब पता होगा जब हमारे कंसेप्ट्स, हमारे लाइन टू लाइन, चूँकि रीजनल से आता है ये, तो हमें पता तभी होगा जब हम इसकी पूरी जानकारी रखते होंगे। जैसे बीसलपुर परियोजना किस नदी पर है, इनके से रिलेटेड ABCD आपको क्वेश्चंस, जो MCQs हैं, जो मल्टीपल चॉइस हैं, वो दिए जाएंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला है तो हमें पता होना चाहिए कि अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। इसी तरह बीसलपुर किस नदी पर बनी हुई परियोजना है। तो यही बात, जिस तरह से ये हम बात अभी हम बात कर रहे थे, जैसे पांचना डैम की, तो ये किस नदी पर है, इस तरह के जो MCQ है वो कई पर्पज़ हमारे सॉल्व करता है। तो बनास नदी पर है, हमें पता होना चाहिए। और ये जब हम, वही बात है कि जब हम परियोजनाएं नदी के मानचित्र पर, जो हमने पॉलिटिकल मैप बनाया, पॉलिटिकल मैप में किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदी, नदी के जो हमने मानचित्रण किया, और किस नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट है, जब हम वो बनाएंगे तो हमें उस डैम
वो डैम कौन सी नदी पर है, कौन से जिले में है, ये दोनों चीज़ें याद होगी। इसलिए मानचित्रण में हमेशा एम्फेसिस करती हूँ कि ज्योग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट है मैपिंग, सबसे महत्वपूर्ण है मानचित्रण। तो मानचित्रण से आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, सहजता से वो चीज़ आपको आत्मसात हो जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी। इसीलिए हमें कुछ भी कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला चूंकि प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, इसीलिए अब ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रेसिड्यूल है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। इसी तरह से जो काजरी इज़ फेमस फॉर, काजरी जो है वो किसके लिए जाना जाता है? दुग्ध उत्पादन के अनुसंधान के लिए, खनिज संपदा के लिए, अर्धशुष्क शुष्क अनुसंधान के लिए, दालों के उत्पादन के लिए। तो इसका सही आंसर है सी। इसी तरह से अमृता देवी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार है वो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। इसी तरह से अब हम देख रहे हैं जो हमारा सिलेबस है, ये पहला प्रश्न यहाँ पर खत्म हुआ, 2 हिस्सों में बात हुई। इसी तरह से जो इसके अलावा जो बड़े प्रश्न हैं, जो सिलेबस हमारा 3 खंडों में विभाजित है, उन 3 खंडों में से 3-3, प्रत्येक में से 3-3 प्रश्न आएंगे। देखिए ये विशेष वर्ष है जब कोरोना का समय है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि प्रश्न पत्र अभी 60% आएगा, क्योंकि कहीं से भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस अभी तक नहीं आए हैं। तो हम इंतज़ार करते हैं, लेकिन अपनी पूरी तैयारी रखते हैं कि जैसा भी इंस्ट्रक्शन आए, क्योंकि अगर पूरी तैयारी होगी तो हम थोड़े में भी हमारे जो मिलेगा, अगर कम अगर हुआ कुछ सिलेबस तो वो बोनस है हमारे लिए। लेकिन हम इस पर पूरा डिस्कशन करते हैं। तो ये 3 प्रश्न जो आ रहे हैं, इनमें हर एक में से एक-एक करना है हमें खंड में से, और जो बचा हुआ एक प्रश्न पहला हमने कर लिया, तीनों खंड में से एक-एक करना है, जो एक बचा हुआ है वो हम किसी भी खंड में से कर सकते हैं। अब इन प्रश्नों को जब लिखेंगे हम, देखिए कोई भी प्रश्न लिखिए, जैसे यहाँ पर भूआकृतिक प्रदेश से एक प्रश्न आया है, अपवाह तंत्र से आया है, जल संसाधन पर आया है, इनकी मैं वीडियोस में चर्चा कर चुकी हूँ। इसी तरह प्रमुख खनिज संसाधनों का वर्णन, उनका रेखा चित्र, डेयरी विकास राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज तेल और कोयला क्षेत्र, और राजस्थान की जनसंख्या, वितरण और घनत्व, गरासिया जनजाति, एक जनजाति अवश्य आती है, एक जनसंख्या पर प्रश्न अवश्य आता है, एक पर्यटन विकास की भावी संभावनाएं। तो ये जो प्रश्न है, देखिए कोई भी प्रश्न हम अटेम्प्ट करें तो उसकी जो हम कह सकते हैं उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, हमें जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो हमारे कुछ पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। जैसे हम कोई भी जिस भी बारे में बात कर रहे हैं, सपोज हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जल संसाधन की बात कर रहे हैं, तो उसका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए। उसके बारे में हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन की, उसका क्या महत्व है, या क्या उसके उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, उसकी शुरुआत, एक बिगिनिंग, एक इंट्रोडक्शन, एक भूमिका जिसे हम कह सकते हैं, एक परिचय जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद हम सीधे कभी भी डीलिंग, डायरेक्ट डीलिंग नहीं कि रीजनल अगर डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, प्रादेशिक वितरण, तो सीधे उस पर नहीं आएंगे, हम पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे। फिर अगर अभी ये देखिए, एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगी यहाँ पर कि प्रश्न देखिए आप, अगर 2 भागों में विभाजित है, पहले भाग को कितना वेटेज है और दूसरे भाग को कितना वेटेज है। सपोज पहला प्रश्न, राजस्थान को भूआकृतिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए। हमें सबसे पहले भूआकृतिक प्रदेश क्या होते हैं उसको डिफाइन करना होगा, उसकी परिभाषा देनी है। राजस्थान की जब हम बात करें तो राजस्थान को आप 4 भूआकृतिक प्रदेशों में बांट रहे हैं, तो आप लिखिएगा राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहले हमने परिभाषा लिखी कि भूआकृतिक प्रदेश उच्चावच भौतिक लक्षणों के आधार पर वह भूभाग जो कि समरूपता प्रदर्शित करता है, उसे भूआकृतिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है, परिभाषित किया जाता है। राजस्थान को इस आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो हमने उन्हें उनका नामकरण कर दिया, उनका नाम लिख दिया कि पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश, उसका सब डिविजन्स लिख दिए कि कौन कौन से सब डिविजन है, शुष्क रेतीला और अर्धशुष्क बांगड़ प्रदेश, अरावली रीजन, इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, इसके अलावा जो मैदानी भाग है, जो पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ये हमने उसे क्लासीफाई कर दिया। इसके बाद जो ये तो हिस्सा हुआ, हम ये मान के चलते हैं कि अगर प्रश्न मान लीजिए अगर 15 नंबर का है, चूँकि यहाँ पर हमारे ये जो हम सबसे ऊपर देख सकते हैं इसमें कि हमें ये जो प्रश्न पत्र है 75 नंबर का है, तो प्रत्येक प्रश्न इस आधार पर हमारा 15 नंबर का हुआ। तो ये आप मोटे तौर पर कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस हिस्से में लिखने को हमारे लिए बहुत कुछ नहीं है,
तो ये हिस्सा एग्जामिनर 5 नंबर का, और जो रिमेनिंग पार्ट है जिसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है, प्रत्येक का भू आकृतिक मानचित्र सहित संक्षिप्त विवरण लिखिए। प्रत्येक का लिखना है आपको। तो इसमें जो भाग है वो कम से कम 10 नंबर का हम मान के चलते हैं। 10 नंबर का इसमें हम वेटेज मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक समस्या है कि प्रत्येक का पूछा है, चूंकि सामान्यतः एक किसी एक भाग का आ जाता है, क्योंकि प्रत्येक का वितरण बहुत बड़ा है जब सबको हम लिखेंगे तो इसका तात्पर्य ये है, देखिए प्रश्न हमारे पास किसी भी रूप में आए, हमारे पास समय और पेज, ये बात विशेष रूप से मैं आपके कहना चाहूँगी कि जो पेजेस हैं हमारे पास, हमें सप्लीमेंट्री नहीं मिलती है, दूसरी कॉपी नहीं मिलती, दूसरी शीट नहीं मिलती है हमें, तो हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस और टाइम दोनों ही फिक्स है। हमें उसी समय में, अगर राजस्थान का मरुस्थली भाग लिख रहे हैं तो भी हमें उतने ही समय में लिखना है, और अगर हम प्रत्येक लिख रहे हैं तो भी हमें लगभग 30 से 35 मिनट का आपको वक्त, और अगर 2 घंटे का पेपर होता है और 3 प्रश्न आते हैं तो भी हमें उसी आधार पर लगभग 35 मिनट का समय मिलेगा। तो उस आधार पर ही हमें अपने आंसर को ब्रीफ करना है। ऐसा नहीं है कि अगर प्रत्येक का पूछा है और मैं सिर्फ मरुस्थली भाग का बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिख दिया मैंने, उसमें 10 पेज भर दिए, मेरे पेज भी कम बचे, समय भी बाकी का समय भी नहीं बचा मेरे लिए। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट और अपना जो मैटर मैनेजमेंट है, मैटर सब्जेक्ट मैटर मैनेजमेंट है, कंटेंट मैनेजमेंट कहना चाहूँगी मैं इसे, जो आप उस आंसर में लिख रहे हैं, इन दोनों को बैलेंस करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जब आप लिखते हैं, अगर प्रत्येक का अगर आ जाता है तो उसमें बहुत, हमें अगर प्रत्येक का पूछा है तो हमें अपनी जो हमारा जो मैटर है हमें उसी आधार पर कंसाइज करना होगा, समराइज करना होगा, सारांशित करना होगा, छोटा करना होगा हमें, किन किन जिलों में है, उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, ये आप प्रत्येक के और बारे में लिख सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस। तो इस तरह से कम 10 एक पंक्ति आप अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए कि हर जो भूआकृतिक प्रदेश है उसकी आप लिखेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैप जहाँ संभव हो, अननेसेसरी मैप मत डालिए, लेकिन जहाँ संभव हो वहाँ मैप अवश्य डालें। देखिए ज्योग्राफी, मैंने शुरू से कहा है आपको, ज्योग्राफी विषय है मानचित्रों का, डायग्राम्स का। तो जब तक हमारे मानचित्र, हमारे डायग्राम्स उस आंसर को फुलफिल नहीं करते हैं, तब तक हमारा आंसर इनकम्प्लीट माना जाता है। मान के चलिए एग्जामिनर भले इसमें अलग से हमें नंबर नहीं लिखे हुए हैं कि मानचित्र के कितने नंबर, और हाँ एक बात और, स्टेंसिल जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हो वो आपके लिए अलाउड है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें बाज़ार में नहीं मिलता है, जो बाज़ार में प्लास्टिक का मिलता है उसके ऊपर जो बाउंड्रीज हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है, तो उन्हें आप ब्लेड से रब कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए बाज़ार में अवेलेबल नहीं है, तो एक चार्ट शीट पर राजस्थान ट्रेस करके, राजस्थान का ट्रेस करके और उसकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बना करके उसका कटआउट आप तैयार कर सकते हैं कैंची से काट करके। और सबसे बेहतर उपाय कि हम क्यों ना प्रैक्टिस कर लें राजस्थान के मैप की। हम अगर 10 बार बनाएंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए 11वीं बार आप परफेक्ट हो जाएंगे उसे बनाने में। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसी तरह से हमें हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पलीफाई करा है। इसी तरह से हमें जितने भी प्रश्न हैं वो इसी आधार पर, कि उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो भी पूछा है, जैसे अपवाह तंत्र पूछा है तो क्या होता है अपवाह तंत्र, उसके बारे में बताना है। वनस्पति है तो क्या वनस्पति, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और राजस्थान में उसे प्रभावित करने ब्रीफ में बता दिया। अगर कारक नहीं भी पूछे तो हमने ब्रीफ में बता दिया कि ये कारक हैं जो कि वनस्पति के वितरण को प्रभावित कर, उनमें लिखने की पॉइंट अगर पूछा गया अलग से तो पॉइंट को आप इलेबोरेट करिए, अदरवाइज सिर्फ नंबर डाल दीजिए पॉइंट्स के, उनका नाम लिख दीजिए। और फिर जो मेन उसकी बॉडी है, जो प्रश्न का मुख्य जो पूछा गया अंग है, वो है कि उसका वितरण बताइए। तो उसका राजस्थान में वितरण, कौन कौन से अपवाह, कौन कौन सी नदियां हैं, प्रमुख नदियां, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, या वनस्पति है तो कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से जिलों में, और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, बस इतना बताइए। और उसको मैप के माध्यम से उसको कंप्लीट करिए, और लास्ट में उसका कंक्लूजन, जिसमें आप सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, महत्व लिख सकते हैं, उसके विचार, उसके बारे में आपके विचार करके आप उसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है एक आंसर की बॉडी क्रिएट करने का, कि किस तरह से आपको एक आंसर को का फॉर्मेट तैयार करना है जिससे आपका आंसर
बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं लिखनी है, जो नहीं पूछा गया वो नहीं लिखना है। नंबर ऑफ पेजेस से आपको मतलब नहीं है, नंबर ऑफ पेजेस भरने से ही हमें नंबर मिल जाएंगे। गलतफहमी अपनी दूर कर दीजिए। नंबर हमें कंटेंट में मिलते हैं, जो पूछा गया है क्या उसका आंसर हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और ये हैबिट आपकी सिर्फ फर्स्ट ईयर में अगर हो गई तो हमें सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसके अलावा जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपको ये हैबिट निश्चित रूप से बहुत फ्रूटफुल होगी। इसीलिए जो अपने आंसर्स हैं मैं इस क्वेश्चन पेपर को आपको भेजती हूँ, और आप इसके आंसर्स सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। मैं उसमें चेक करके बता दूंगी कि क्या कमी है और किस तरह हम उसमें थोड़ा सुधार कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये पेपर पैटर्न किस तरह का आएगा, पेपर किस तरह का आएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा, थोड़ी ब्रीफिंग हुई होगी, और आप अब थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होंगे किस तरह से हमें एक अनभिज्ञता वाली जो स्टेज है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में होती है, एक भय जो होता है फर्स्ट ईयर का पेपर कैसा आएगा, वो आशा करती हूँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मैपिंग की भी बात करेंगे, और कोशिश करते हैं कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट अगर उनका है, जो चैप्टर्स हैं उनका PDF में आपको भेजने की कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ। तब तक थैंक यू एंड टेक केयर।